आज पटियाल दिल्ली के जेल, बेल और चुनावी खेल का परीक्षण करेगा और यह जानने की भी कोशिश करेगा कि क्या दिल्ली में वॉशिंग मशीन की एंट्री हो गई है। आज देश की राजनीति को बड़ा सरप्राइज मिला। दिल्ली के कुख्यात शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईडी ने बेल का विरोध नहीं किया। और बड़ी बात यह भी है कि संजय सिंह को ऐसे वक्त में जमानत मिली है जब खुद आम आदमी पार्टी के संरक्षक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। दिल्ली की सरकार जेल से ही चल रही है। बाहर से सरकार चलाने के लिए नए उत्तराधिकारी की तलाश भी जारी है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या संजय सिंह सुनीता केजरीवाल की ताजपोशी के लिए बाहर आए हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या संजय सिंह की जमानत को आधार बनाकर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को भी जमानत मिल जाएगी? इन सवालों का जवाब आपको पटियाल आगे जरूर देगा। दिल्ली शराब नीति कथित घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस बीच कई बार संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज हुई। संजय सिंह 180 से ज्यादा दिन जेल में रहे। फिलहाल संजय सिंह इलाज के लिए ILBS अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं उनका इलाज चल रहा था जब उनको यह जमानत की खबर आई। सवाल है, संजय की रिहाई कब होगी? दरअसल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहले राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल कंडीशन तय होंगी। बेल बॉन्ड भरने के बाद संजय का रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल को भेजा जाएगा। इसके बाद जेल प्रशासन बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा और बड़े अधिकारी अस्पताल में ही संजय सिंह के साइन करवाएंगे। अस्पताल से ही संजय सिंह को रिहा कर दिया जाएगा। संजय सिंह की रिहाई की खबर आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए बहुत बड़ी राहत बनकर आई है। ऐसे समय में जब दिल्ली की सरकार और आम आदमी पार्टी दोनों ही संकट में है, क्या संजय सिंह आम आदमी पार्टी के संकट मोचक बनेंगे? मंगलवार के दिन आम आदमी पार्टी के ऊपर जो संकट था, वो संकट मोचक हनुमान जी ने कुछ संकट कम किए। उन पे दबाव बनाया गया, उनको धमकाया गया, उनको जेल में डाला गया जब तक उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही नहीं दी। आज ये बात सिद्ध हो गया कि भाजपा के ईडी के पास कोई सबूत नहीं हमारे खिलाफ। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के दबाव में हमें जेल में रख रहे हैं। स्पष्ट है कि ये पूरा एक साजिश थी। आज भगवान जी हमारे साथ हैं, बजरंगबली हमारे साथ है, सच की जीत हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जब मनी ट्रेल ही नहीं मिली तो हिरासत में रखने का क्या मतलब है। चुनाव का समय है और बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को बिना वजह जेल में रखना ठीक नहीं, तो बेल हुआ है, उसका स्वागत है। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश का न्यायालय धीमे धीमे सभी को जेल से बाहर कर देगा और जीत आखिरी में सत्य की होगी। दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर पार्टी ही नहीं, उनका परिवार भी खुश है। संजय सिंह की पत्नी और मां ने पब्लिक इंटरेस्ट की टीम से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इतनी खुशी हुई कि हम क्या कहें कि मालिक की कितनी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा है हमारे भगवान की। और एक निर्दोष बेटे को बेल मिली है। हाँ, बिल्कुल ईमानदार बेटे। आज का दिन बड़ा है क्योंकि ईडी के पास कोई सबूत नहीं थे, कोई उनके पास तथ्य नहीं थे, तो इसलिए उन लोगों ने आर्गुमेंट नहीं कर पाए और आज न्यायपालिका ने अच्छा डिसीजन दिया। तो हमको पूरी उम्मीद है न्यायपालिका पे कि जैसे संजय जी को आज राहत दिया वैसे वो हमारे तीनों भाइयों को राहत देंगे। तो वो जश्न, वो खुशी हम लोग फिर मनाएंगे। संजय सिंह की जमानत के क्या मायने हैं? संजय को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी की कितनी बड़ी जीत है? संजय को जमानत मिलने से क्या सुनीता केजरीवाल के सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया है, या फिर संजय सिंह बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए जेल से बाहर आ रहे हैं? ये सब सवाल हैं। इन सवालों का परीक्षण मैं आगे करूंगा। पहले आज कोर्ट में जो कुछ हुआ आप वो जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में ईडी का संजय सिंह की जमानत का विरोध न करना ही संजय की रिहाई का सबसे बड़ा कारण बना।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि इस केस में जमानत पर बहस से पहले ही ईडी ने याचिकाकर्ता को रियायत दे दी है, ऐसे में उसे रिहा कर दिया जाए। बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, संजय सिंह को दी गई छूट को उदाहरण की तरह देखकर सभी मामलों में लागू नहीं किया जा सकता। मतलब दिल्ली शराब नीति घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बाकी नेता संजय की जमानत के आधार पर कोर्ट में आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो कार्रवाई पूरी हुई। पहले लंच के पहले कोर्ट ने यह कहा कि भाई जैसा आर्गुमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आप इस पे जो है इंस्ट्रक्शंस लेकर आइए और हमें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिखा दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। ईडी ने कहा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इनको बेल दे दी जाए। तो संजय सिंह को बेल दे दी गई है। संजय सिंह को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जो है दे दी है। कोई कंडीशन नहीं है। जो जमानत की राशि को लेकर जहां तक बात है और कितने जमानती होंगे उसके लिए जो है ट्रायल कोर्ट को बोला है वो निर्धारित है। कोई रोक ठोक नहीं है। ईडी ने इस बात का जिक्र जरूर किया था, लेकिन माननीय अदालत ने कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लेकर कोई भी बंदिश नहीं है। वो पॉलिटिकल पर्सन है, उनको पूरा हक है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। ईडी को कोई एतराज नहीं है, यही खास बात है। संजय सिंह को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी गदगद है, खुश है। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले उनका एक बड़ा चेहरा जेल से बाहर आ गया है। लोकसभा चुनाव में संजय बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता आज फ्रंट फुट पर नजर आए। लेकिन सवाल तब भी जस का तस खड़ा है। क्या सुनीता केजरीवाल की ताजपोशी कराएंगे संजय सिंह? क्या संकट मोचक बनेंगे संजय सिंह? इन सवालों का जवाब आगे आपको मिलेगा। सुनीता केजरीवाल की ताजपोशी की सुगबुगाहट के बीच आज दिल्ली में कुछ डेवलपमेंट्स भी हुए हैं, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में फ्रंट फुट पर खेल रहे नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं, सौरभ भारद्वाज और आतिशी, उनको सुन लीजिए। बेल को देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न केंद्र सरकार के वकील से पूछे, उनके जवाब उनके पास नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, एक आदमी है दिनेश अरोड़ा, उसके 1-2 बार नहीं 10 बार अलग अलग बयान दर्ज किए गए। 10 के 10 बयानों में उसने संजय सिंह का कोई जिक्र नहीं किया। आपने उसको अरेस्ट किया, उसको सरकारी गवाह बनाया, फिर आपने उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया और फिर आप उसका एक 11वां बयान लेते हैं जिसमें वो संजय सिंह के विरोध में एक गोलमोल स्टेटमेंट दे देते हैं। तो ये कौन तय करेगा कि 10 स्टेटमेंट गलत थी और 11वीं स्टेटमेंट सही थी? दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछी, इस पूरे के पूरे मामले में मनी ट्रेल कहाँ है? पैसे की रिकवरी कहाँ है? पैसा अगर कहीं खर्च हुआ तो आप बताइए कहाँ है? जो आपके गवाह हैं वो विश्वास योग्य नहीं है। जिसने पैसे दिए वो नहीं बोल रहा, जिसने पैसे लिए वो नहीं बोल रहा। तो ये पूरा का पूरा केस जो है डगमगाने लगा। और जब सबसे बड़ी अदालत की तरफ से बेल मिलती है तो इसका मतलब ये है सेक्शन 45 PMLA के तहत अगर बेल मिलती है और बेल अपोज की जाती है तो ये माना जाना चाहिए कि कोर्ट को लगा कि इस मामले के अंदर संजय सिंह दोषी नहीं है। आज ये पूरे देश को पता चल गया कि ये तथाकथित शराब घोटाला सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर्स के, सरकारी गवाहों के दबाव पूर्वक लिए गए झूठे बयानों के आधार पर खड़ा हुआ है। अब सुनीता केजरीवाल की ताजपोशी को लेकर बड़े डेवलपमेंट्स का परीक्षण करेंगे। जब से सीएम अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं तभी से दिल्ली की गद्दी पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की ताजपोशी की चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है। संजय सिंह जेल से बाहर आने वाले हैं। दिल्ली में सस्पेंस बना हुआ है कि सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या सरकार जेल से ही चलती रहेगी। इसी मुद्दे पर आज सुबह दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बड़ी मीटिंग सीएम आवास पर हुई। मीटिंग में पहुंचे पार्टी विधायकों ने सुनीता केजरीवाल के सामने अपना पक्ष रखा। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से कहा, अरविंद केजरीवाल को किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए, जेल से ही सरकार चलाते रहना चाहिए। आपके 62 विधायकों में से 55 विधायक इस मीटिंग में मौजूद रहे। एक बड़ा सवाल यह भी है
कि अगर अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की सीएम बनाना चाहेंगे तो क्या बना सकते हैं? इसमें संवैधानिक दिक्कत क्या क्या होगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पटियाल ने दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल से बात की। आप भी सुन लीजिए। अपनी वाइफ को बनाना चाहते हैं या किसी और को बनाना चाहते हैं जो विधायक नहीं है, तो ये पॉसिबल है 6 महीने। 6 महीने के बाद उसको इलेक्शन लड़के जीतना होता है, क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन फरवरी में है, तो इसलिए शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करता है कि आप बाई इलेक्शन करते हैं कि नहीं करते। मगर जनरली अगर एक वैकेंसी हो जाए और इस टाइप की वैकेंसी हो कि चीफ मिनिस्टर को ही लड़ना है, तो इलेक्शन कमीशन बाय एंड लार्ज अलाउ कर देती है। एक एमएलए को रिज़ाइन करना पड़ेगा, एक एमएलए रिज़ाइन करेगा तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन को बाय लॉ बनाना पड़ेगा। अगर किसी नॉन एमएलए को बनाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 6 महीने में आप इलेक्शन करके उनको ला सकते हैं। केजरीवाल कब तक जेल में रहेंगे कोई नहीं जानता। दिल्ली की सरकार जेल से कब तक चलेगी ये भी कोई नहीं जानता। हम सब या तो नैतिकता समझते हैं या फिर कानून समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने आज कहा कि नैतिकता तो कहती है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, कानून कहता है कि जेल से भी सरकार चला सकते हैं। ऐसे में फैसला सीएम अरविंद केजरीवाल को ही करना है। जेल बेल और चुनावी खेल में दिल्ली के लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको मिलने वाली जन सुविधाओं पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अब पटियाल वोटर और राजनीतिक घटनाओं के असर का परीक्षण करेगा। 2024 चुनाव को दर्शक तक पहुंचाने की ये हमारी खास कोशिश है। इसमें हम आपको राज्य के हिसाब से वोटर पर क्या घटनाओं का असर होता है ये दिखाएंगे। वोट का अंतर भी लगातार आपको बताता रहूंगा। तो शुरुआत दिल्ली से करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उठापटक तो यहीं पर हो रही है। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट है, अभी 7 की 7 बीजेपी के पास है। बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बार इकट्ठा है। लेकिन दिल्ली की जनता किसके साथ है, अब इसे समझिए और ये हमारे ट्रैकर के जरिए समझिए। एनडीए के खाते में 56% वोट है, जो अभी तक हमारा ट्रैकर सी वोटर के साथ किया हुआ ट्रैकर कहता है, और इंडिया के खाते में 37% वोट है, जबकि अन्य के पास 7% वोट है। दिल्ली की राजनीति पिछले 1 महीने में बहुत बदली है। सीएम केजरीवाल अपने ऑफिस से तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। इन राजनीतिक घटनाओं का असर भी दिख रहा है, लेकिन मार्च और अप्रैल के महीने में कितना अंतर आया अब वो समझ लीजिए। मार्च के महीने में एनडीए के 57% वोट थे, जो अप्रैल में 56% रह गए, और मार्च में इंडिया के 36% से अप्रैल में बढ़कर 37% हो गए। इनको 1% का इजाफा मिला है, जबकि अन्य के पास पहले भी 7 थे और अब भी 7% वोट है। दिल्ली के बाद हरियाणा ले चलते हैं आपको। यहां लोकसभा की 10 सीटें हैं। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटा, नए मुख्यमंत्री बने, कैबिनेट भी बदल गई, नए मंत्री आ गए। इसका वोटर के मन पर क्या असर हुआ है अब ये समझिए आप। हरियाणा में एनडीए के पास इस समय 54% वोट हैं और इंडिया के पास इस वक्त वहां पर 40% वोट हैं। आईएनएलडी के पास 2% और अन्य के पास 4% वोट है। अब मार्च और अप्रैल के महीने के अंतर को भी जान लीजिए, ताकि आपको घटनाओं के असर की पहचान हो सके। एनडीए के पास मार्च में 52% वोट था, अप्रैल में 54% हो गया, 2% बढ़ गया। इंडिया के पास मार्च में 38% था, अब वो 40% हो गया है, इनका भी 2% बढ़ गया। आईएनएलडी के पास पहले भी 2% था, अब भी 2% है, जबकि अन्य के खाते में मार्च में 8% था और अब कितना रह गया है, 4% वोट रह गया है। अब आपको देश के सबसे बड़े सूबे यूपी का हाल बता देते हैं। वहां भी काफी कुछ बदला है। यहां लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं, और यह कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही निकलता है। तो इस समय यहां पर वोटर के मन में कौन है? इस वक्त वोटर के मन में यह है कि एनडीए के पास 52% वोट बैंक है वहां का, और इंडिया के पास 36% वोट है। बीएसपी के पास 7%, अन्य के पास 5% वोट है इस वक्त। पिछले 1 महीने में प्रदेश के भीतर कई बड़े बदलाव हुए, जिनका असर वोटर पर हुआ। वो क्या है अब ये जान लीजिए आप। बीजेपी का आरएलडी से गठबंधन हुआ, यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ, दोनों गठबंधन के उम्मीदवारों का ऐलान भी हुआ। कांग्रेस और एसपी का गठबंधन फाइनल हुआ। मायावती ने गठबंधन का सस्पेंस खत्म किया। ये 4-5 बड़े सियासी घटनाक्रम हुए। इसका असर जानने के लिए मार्च और अप्रैल के वोट प्रतिशत का फर्क देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा।
एनडीए के पास मार्च में 51 और अप्रैल में 52% वोट था। इंडिया के पास मार्च में 35 और अप्रैल में 36। बीएसपी के पास मार्च में 8 और अप्रैल में 7% वोट बचा। अन्य के पास मार्च में 6 था, जो अप्रैल में 5% ही बचा। घटनाओं का वोट पर असल आपने और 3 राज्यों में जो असर देखा, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर तब जब आम चुनाव नजदीक हो। अब मैं आपको रोज ऐसे ही किसी न किसी राज्य पर राजनीतिक घटनाओं का असर दिखाता रहूंगा और उसका क्या वोट बैंक पर फर्क पड़ता है, यह भी समझाता रहूंगा। अब भारतीय राजनीति के सबसे खौफनाक शब्द का सबसे रोचक परीक्षण करेंगे। भारत में आजकल ईडी का बहुत शोर है। इसका फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। यह देश में गलत पैसे की जांच करता है। आरोप है कि सरकार विरोधियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि खाता ना बही, जो ईडी कहे वही सही। उम्रदराज लोगों को तो यहां तक कहते सुना गया कि देश के इतिहास में ऐसी ताकतवर एजेंसी नहीं देखी जो एक ही समय में कई राज्यों में मुख्यमंत्री, मंत्री और दिग्गज नेताओं को जेल भेज दे। ईडी का एक्शन ऐसा धुआंधार है कि अंग्रेजी वर्णमाला में शायद ही कोई शब्द ऐसा हो जिससे बनने वाला नाम ईडी के शिकंजे में ना हो। हमारे रिसर्च विभाग ने ईडी की एक एबीसीडी तैयार की है। आप भी इसे देखिए, बड़ा दिलचस्प है और आपको मजा भी आएगा सुन के। ईडी की एबीसीडी में सबसे पहला अक्षर ए है और ए से अरविंद केजरीवाल, जो शराब नीति घोटाले में ईडी की कस्टडी में थे, अब तिहाड़ जेल पहुंच गए। दूसरा अक्षर है बी। एक अल्फाबेट से शुरू होने वाला यह नाम है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन पर महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी ने चार्जशीट दायर की है। अब तीसरा अक्षर है सी। इसका मतलब है छगन भुजबल, जो एनसीपी नेता है और महाराष्ट्र सदन घोटाले में ईडी की टॉप लिस्ट में शामिल हैं। ये मैं वो बता रहा हूं जो ईडी के शिकंजे पर हैं और एबीसीडी के हिसाब से वो सारे नाम बता रहा हूं। चौथा अल्फाबेट डी है, यानी डी के शिव कुमार, कांग्रेस लीडर और कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं जिन पर 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत भी दी थी। पांचवा अल्फाबेट है ई। ये जगह अभी खाली है, लेकिन इस जगह पर किसकी बारी होगी ये तो ईडी ही जानती है। छठा अल्फाबेट है एफ। इससे शुरू होता है नाम फारूक अब्दुल्ला का, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सीनियर लीडर हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में ईडी ने आरोपी बनाया था। सातवां अक्षर है जी। इससे नाम शुरू होता है राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता गोविंद सिंह डोटासरा का। इनके घर से लेकर इनके अन्य कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई थी और इन पर पेपर लीक का आरोप भी लगा था। आठवां अक्षर है एच और इससे शुरू होता है नाम झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का, जिन्हें 31 जनवरी को देर रात ईडी ने गिरफ्तार किया था। जमीन घोटाले का आरोप है सोरेन साहब पर। नवां अक्षर है आई। ये जगह अभी खाली है, लेकिन इस जगह पर किसकी बारी होगी ये भी ईडी के अलावा और कोई नहीं जानता। 10वां अल्फाबेट है जे। इससे शुरू होता है ज्योति प्रियो मल्लिक, तृणमूल कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री भी रहे हैं। इन पर राशन घोटाले का आरोप लगा है, जिसके कारण ये फिलहाल जेल में बंद है। 11वां अल्फाबेट है के। इस अक्षर से किसका नाम शुरू होता है? के कविता का नाम शुरू होता है। बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में आरोपी हैं। फिलहाल ये दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। 12वां अल्फाबेट है एल। इससे शुरू होता है नाम लालू प्रसाद यादव का, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी पार्टी के मुखिया हैं, जिन पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन हथियाने का आरोप लगा है। इनके खिलाफ भी जांच चल रही है। 13वां अल्फाबेट है एम। इससे जुड़ा नाम है मनीष सिसोदिया का, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। ये शिक्षा सुधार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिलहाल शराब नीति के कथित घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है। 14वां अल्फाबेट है एन। एन से नवाब मलिक हैं, जो एनसीपी के नेता हैं, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। 15वां अक्षर है ओ। ये जगह अभी खाली है, लेकिन जल्द ही किसी की बारी आ सकती है इस पर भी। 16वां अल्फाबेट है पी। पी से जुड़ता है नाम कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम का, पूर्व केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री रहे हैं। उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। 17वां अल्फाबेट क्यू है, अभी ये जगह खाली है। 18वां अल्फाबेट कौन सा है? आर। आर से शुरू होता है राबड़ी देवी का नाम, लालू यादव की पत्नी है, जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी हैं। 19वां अक्षर है एस। नाम शुरू होता है इससे सत्येंद्र जैन का और संजय सिंह का, दोनों आम आदमी पार्टी के नेता हैं। ईडी की कार्रवाई से जेल के भीतर बंद हैं। एक को आज ही बेल मिली है। 20वां अक्षर है टी। टी से तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, लालू व राबड़ी देवी के बेटे भी हैं।
इन पर भी जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप है। इसके बाद UVWXYZ, ये 6 अक्षर बचे हैं। इन जगह पर अभी तक किसी बड़े आदमी का नाम नहीं चढ़ा है। तो ये सारी चीज हमने आपको बताई कि क्या है ईडी की ABCD। गौरतलब है कि ये सभी विरोधी दल के नेता थे, कुछ अब सरकारी दल के साए में भी आ चुके हैं, यानी विरोध पक्ष को छोड़कर सरकार की तरफ आ चुके हैं। ये तो थी ईडी की ABCD। और अब अखिलेश यादव का एक एब्रीविएशन आपको दिखाना है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नई वर्णमाला तैयार की है, जिसमें ईडी, CBI और IT को लेकर कहा गया है कि अगर ईडी, CBI और IT के पहले अक्षरों को एक क्रम में रख दें तो जो विन्यास बनता है वो है ECI। अखिलेश यादव का दावा है कि देश में असली चुनाव यही करवा रहे हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन जाता है ये। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।